Let's now summarize what we have studied so far in this chapter। और हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था अपने पहले टॉपिक से, जिसमें हमने ये कहा था कि क्लासिकल मैकेनिक्स को हम न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन और न्यूटन्स लॉज से डिस्क्राइब कर सकते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स वो सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, उन सारे ऑब्जेक्ट्स पर मुश्तमिल है जो हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं। मैंने आपको बहुत सारी मिसालें दी थी कि आप देखते हैं कि आपके इर्द गिर्द परिंदे उड़ रहे हैं, गाड़ियाँ जो हैं वो चल रही हैं, आप जब चलते हैं तो वो भी क्लासिकल मैकेनिक्स में ही आता है। और इन सब ऑब्जेक्ट्स की मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास सिर्फ 3 जो न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन हैं और जो 3 न्यूटन लॉज हैं ये काफ़ी हैं डिस्क्राइब करने के लिए। ये हमारा पहला टॉपिक था। इसमें फर्दर हमने कुछ आइडियलाइज सपोजिशंस और कंडीशंस भी ली थी कि कैसे हम अपने इर्द गिर्द मौजूद जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी मोशन को डिस्क्राइब करेंगे। जो दूसरा टॉपिक था हमारा वो था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ से आप सब वाकिफ़ हैं पहले ही कि ये हमें ये कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट की हालत में है तो वो रेस्ट की हालत में रहेगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से तो वो उसी स्पीड से मूव करता रहेगा अनलेस एक्टेड अपॉन बाय सम एक्सटर्नल फोर्स। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से या रेस्ट की हालत में है तो वो अपनी हालत को मेंटेन रखेगा जब तक कि बाहर से कोई चीज़ उसके ऊपर फोर्स न लगाए। इसकी एक काउंटर एग्जांपल जो है वो हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं कि अगर आप किसी बॉल को ग्राउंड के ऊपर फेंकते हैं तो वो थोड़ा सा आगे जाने के बाद रुक जाता है। उसकी रीज़न ये है कि ग्राउंड और बॉल के दरमियान फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट करती है जो उसकी मोशन को अपोज करती है। इसको हमने एक हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करके प्रूव किया था कि अगर हम ऑब्जेक्ट्स के दरमियान फ्रिक्शनल फोर्सेस को ख़त्म कर दें तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो कंटिन्यूसली यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करता रहेगा। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी फर्स्ट लॉ में वो थी कि इसने हमें एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस दिया था जिसको हमने इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा था। और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की खूबी ये है कि जब भी 2 ऑब्जेक्ट्स या 2 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होंगे और वो किसी फिज़िकल क्वांटिटी की मेजरमेंट करेंगे तो उनके रिज़ल्ट्स जो हैं वो सेम आएंगे। जो इसके ऊपर कंडीशन थी वो ये थी कि ख़ासकर जब आप एक्सेलरेशन की मेजरमेंट करते हैं तो आपके पास 2 इनर्शियल फ्रेम्स के अंदर एक्सेलरेशन सेम आना चाहिए। अगर आपके पास एक्सेलरेशन सेम नहीं आता तो इसका मतलब है कि आपके इनर्शियल फ्रेम्स में से कम एक फ्रेम जो है वो नॉन इनर्शियल है। और फर्दर हमने ये कहा था कि हम नॉन इनर्शियल फ्रेम्स में न्यूटन्स लॉज को अप्लाई नहीं कर सकते। दिस वाज द मेन थिंग दैट वी गॉट फ्रॉम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। हमारा जो तीसरा टॉपिक था वो फोर्स था, जिसमें हमने एक बाकायदा एक्सपेरिमेंटल सेटअप से ये साबित किया था कि फोर्सेस को हम कैसे मेजर करते हैं। और ये जो आप अपने इर्द गिर्द वेट बैलेंस देखते हैं वो बैलेंसेस देखते हैं जिनकी वजह से आप चीज़ों की मेजरमेंट करते हैं, वेट मेजर करते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे स्प्रिंग स्केल होता है, उनको आप कैसे कैलिब्रेट करते हैं, ये चीज़ भी हमने इस टॉपिक में डिस्कस की थी। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक था वो मैस के रिलेटेड था कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट की मैस कैसे मेजर करते हैं। हमने ये डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट्स हों उनके ऊपर अगर हम सेम फोर्स अप्लाई करें तो उनमें पैदा होने वाले एक्सेलरेशन को मेजर करके हम उस एक ऑब्जेक्ट की मैस मेजर कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट हो, यानी उसकी मैस हमें पहले से मालूम हो। उसके बाद हम न्यूटन सेकंड लॉ पे गए थे और हमने ये कहा था कि न्यूटन सेकंड लॉ जो है ये वैलिड है इनर्शियल फ्रेम्स में। यानी न्यूटन सेकंड लॉ को हम सिर्फ उन फ्रेम्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं जो फ्रेम इनर्शियल फ्रेम्स हों। न्यूटन सेकंड लॉ जो है वो इसका फार्मूला आप देख सकते हैं, वो सिंपली समेशन F इक्वल्स मास ऑफ द ऑब्जेक्ट टाइम्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द ऑब्जेक्ट अंडर दैट अप्लाइड फोर्स है। ये फार्मूला जो इसके अगर आप लेफ्ट हैंड साइड देखें तो ये समेशन F है जो हमें ये बता रहा है कि इट इज़ द सम ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो जिससे हमें ये पता चलता है कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक वक्त में बहुत सारी फोर्सेस एक्ट कर सकती हैं, लेकिन जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो उस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स होगी।
अब अगर एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट में प्रोड्यूस नहीं होता तो राइट हैंड साइड इस इक्वेशन की ज़ीरो हो जाती है, जिसका मतलब है कि समेशन एफ इक्वल्स ज़ीरो है। या फिर एक्सेलरेशन अगर ज़ीरो हो जाता है तो इसका मतलब ये भी है कि ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है, जो बिल्कुल हमें फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन के ऊपर ले जाती है, जिससे यूँ लगता है कि जो फर्स्ट लॉ है वो सेकेंड लॉ के अंदर से ही अखज़ किया जा सकता है। फिर सवाल ये उठता है कि अगर हम सेकंड लॉ से फर्स्ट लॉ को अखज़ कर सकते हैं तो फिर हम सेपरेटली फर्स्ट लॉ क्यों पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने ये जवाब इसका निकाला था कि फर्स्ट लॉ जो है वो हमें इनर्शियल फ्रेम्स देता है और सेकंड लॉ उन्हीं फ्रेम्स में एप्लीकेबल है जो इनर्शियल फ्रेम्स हों। इसलिए फर्स्ट लॉ हमें इंडिपेंडेंटली चाहिए होता है फर्स्ट लॉ से, क्योंकि अगर सेकंड लॉ से, क्योंकि अगर फर्स्ट लॉ ना हो तो हमारे पास इनर्शियल फ्रेम्स नहीं आएंगे, और अगर इनर्शियल फ्रेम्स नहीं आएंगे तो हम सेकंड लॉ को अप्लाई ही नहीं कर सकते। फर्दर ये जो सेकंड लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म है समेशन एफ इक्वल्स एम में, अगर आप इसको देखें तो ये वेक्टर फॉर्म है, जिसका मतलब ये है कि अगर हम इसको स्केलर इक्वेशंस में तब्दील करें तो हमारे पास तीन इक्वेशंस बनती हैं जो राइट पे मैंने दिखाई हैं। समेशन एफ एक्स इक्वल्स एम ए एक्स, समेशन एफ वाई इक्वल्स एम ए वाई और समेशन एफ जेड इक्वल्स एम ए जेड, जो हमें ये बता रही हैं कि जो एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस के अलोंग पैदा होगा वो नेट एक्स एक्सिस के अलोंग लगने वाली फोर्सेस का नतीजा होगा। सिमिलरली जो वाई और जेड एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा किसी ऑब्जेक्ट में, वो जो नेट फोर्स वाई और जेड एक्सिस के अलोंग लग रही होगी उसका रिजल्ट होगा। एंड दिस इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट। आप जब भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं तो आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाली फोर्सेस को उसके कंपोनेंट्स में तब्दील करके देखते हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स इस तरह लग रही है कि वो एक्स और वाई एक्सिस के दरमियान है, यानी कुछ उसका हिस्सा एक्स एक्सिस की तरफ है, कुछ हिस्सा उसका वाई एक्सिस की तरफ है, तो जो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो भी कुछ एक्स एक्सिस की तरफ होगा और कुछ वाई एक्सिस की तरफ होगा। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप एक्स एक्सिस की तरफ पैदा होने वाले एक्सेलरेशन को सेपरेटली डील करें और वाई एक्सिस की तरफ पैदा होने वाले एक्सेलरेशन को सेपरेटली डील करें। दिस इज एट द हार्ट ऑफ न्यूटोनियन मैकेनिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, आई कैन नॉट एम्फसाइज मोर ऑन इट, यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दिस। उसके बाद हमने न्यूटन थर्ड लॉ की बात की थी और न्यूटन थर्ड लॉ में हमने देखा था कि ये बताता है हमें कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स इन कॉन्टैक्ट हैं या इन कॉन्टैक्ट नहीं हैं, अगर वो एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस लगा रही हैं तो जो उनके ऊपर फोर्सेस लग रही होंगी, जो वो एक दूसरे के ऊपर लगा रहे होंगे, वो मैग्नीट्यूड में बराबर होंगी और डायरेक्शन में अपोजिट होंगी। यहाँ पे मैंने ये डायग्राम बनाई है जिसमें मैंने दिखाया है कि जो ऑब्जेक्ट ए है वो जो फोर्स ऑब्जेक्ट बी के ऊपर लगाता है वो फोर्स एफ बी ए है, और सिमिलरली जो ऑब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट ए के ऊपर फोर्स लगाता है वो फोर्स एफ ए बी है। तो इनमें से अगर आप एफ ए बी को पॉजिटिव लेते हैं तो आप डायग्राम से देख सकते हैं कि जो एफ बी ए है वो नेगेटिव है, यानी उसकी अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है वो डायरेक्शंस को बता रहा है कि अगर एक जो है आपने पॉजिटिव ली तो जो दूसरी है वो उसकी मुखालिफ डायरेक्शन में होगी। इन्हीं फोर्सेस को आप एक्शन रिएक्शन फोर्सेस भी कहते हैं, और इनके ऊपर कंडीशन ये थी कि वही फोर्सेस एक्शन रिएक्शन पेयर बनाएंगी जो दो मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लग रही होंगी। यानी ऑब्जेक्ट ए फोर्स ऑब्जेक्ट बी के ऊपर लगा रहा है और ऑब्जेक्ट बी जो है वो फोर्स ऑब्जेक्ट ए के ऊपर लगा रहा है, तो दोनों फोर्सेस मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लग रही हैं। अगर फोर्स सेम ऑब्जेक्ट के ऊपर लगती है तो उस केस में हमारे पास इक्विलिब्रियम की कंडीशन आती है, जो सेकंड लॉ सिंपली ये बताता है कि सम ऑफ फोर्सेस जो है वो जीरो है अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है उन रिजल्टेंट फोर्सेस के अंडर, और अगर मूव कर रहा है तो उसमें कुछ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। उसके बाद हमने वेट और मैस के दरमियान रिलेशन देखा था, और हमने देखा था कि जो वेट है उसका फार्मूला होता है वेट इक्वल्स मैस टाइम्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और यहाँ पे हमने ये भी डिस्कस किया था कि जब हम 1 किलोग्राम चीनी लेने की बात करते हैं तो उसका इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। और फिर फाइनली हम एप्लीकेशंस के ऊपर आए थे न्यूटन्स लॉज की, खासकर न्यूटन सेकंड लॉ की, और इसमें हमने देखा था कि हम कैसे न्यूटन सेकंड लॉ को यूज़ करते हुए रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने अच्छी खासी स्पीच दी थी कि रियल लाइफ प्रॉब्लम्स और जो प्रॉब्लम्स हम फिज़िक्स में डील करते हैं उनमें क्या फ़र्क होता है और कैसे हम फिज़िक्स में उन रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। फिर मैंने कुछ एग्जांपल्स दी थी और आपको दिखाया था कि कैसे हम न्यूटन्स लॉज को यूज़ करते हुए प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, और यहाँ पे हमारा ये चैप्टर एंड हुआ था।